हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एनआरआई हैं और अगर आपको ये लगता है कि आपका इंडियन टैक्सेशन से कोई वास्ता नहीं है तो ये आपका मिथ है। ये परफेक्टली वीडियो हम जो आज बनाने जा रहे हैं ये आप ही के लिए बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अगर आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई बैंक अकाउंट है, उससे होने वाली जितनी भी आपको इनकम होती है उसकी टैक्सेबिलिटी, उसके टीडीएस और उसकी कंप्लायंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनआरआई टैक्सेशन जो है वो दो फैक्टर पे बेस्ड होती है। पहला आपका रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, आप लास्ट ईयर 182 दिन से ज्यादा आप इंडिया में हैं, और सेकंड, आप लास्ट ईयर 60 डेज इंडिया में हैं और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा इंडिया में हैं। इन दोनों कंडीशन में से आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो इंडिया में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट माना जाएगा। इन सम अप, आपका जो वीजा और पासपोर्ट ये डिसाइड नहीं करता आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। इन इंडिया इट्स इनकम टैक्स एंड योर डेज डिसाइड योर रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। तो आइए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि कोई भी इनकम जो एक्रू अराइजिंग इन इंडिया होगी वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। अपने इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम है उसको 5 हेड में बांटा जाता है। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स और फिफ्थ अदर सोर्सेज। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हेड वाइज। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी आपको अब्रॉड में मिल रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। पर अगर आपकी सैलरी अब्रॉड वाले अकाउंट में, आपके इंडिया के बाहर वाले अकाउंट में नहीं आ रही, इंडियन अकाउंट में आ रही है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है और उस पर अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगी। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में है और वो इंडिया में रन कर रहा है और आपको इंडिया से इनकम आ रही है, तो चाहे आप नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल गेन्स। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी शेयर्स आपके इंडियन शेयर्स हैं या इंडिया में कोई प्रॉपर्टी और अगर आप उसको बेचते हो, उससे आपको कोई कैपिटल गेन अराइज होता है, तो वो आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। और पॉइंट नंबर 5, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, दैट मीन्स अदर सोर्सेज की इनकम है, और वो आपके एनआरओ अकाउंट में आ रही है। देयर इज 2 अकाउंट, एक एनआरओ अकाउंट और एक एनआरई अकाउंट, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट एनआरओ अकाउंट में आ रहा है तो वो आपका टैक्सेबल इन इंडिया है। तो ये 5 हेड्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके की इनकम होती है। तो आप अगर एनआरआई हैं तब भी वो आपका टैक्सेबल इन इंडिया है। तो अब बात करते हैं अकाउंट की। एनआरआई कौन कौन से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं? इंडिया में यूजुअली एनआरआई 3 तरीके के अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला एनआरई अकाउंट, दूसरा एनआरओ अकाउंट और तीसरा एफसीएनआर अकाउंट। एनआरई अकाउंट की अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो उसमें जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। एनआरओ अकाउंट में जो इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम, वो टैक्सेबल होती है। और एफसीएनआर अकाउंट में जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। उसके बाद हम करते हैं बात सोर्स ऑफ फंड्स की। जो एनआरई अकाउंट होता है उसके अंदर सोर्स ऑफ फंड सारा एक्सटर्नल होता है, मतलब आपकी फॉरेन करेंसी उसके अंदर होती है। और जो एनआरओ अकाउंट होता है उसके अंदर जो आपकी सोर्स ऑफ फंड्स होता है वो आपकी इंडियन इनकम जो होती है और एज वेल एज आपकी फॉरेन इनकम, आप दोनों को उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और जो एफसीएनआर अकाउंट होता है उसमें आप जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में अगर आपको अपनी इनकम को वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। आपकी जो करेंसी है वो एनआरई अकाउंट जो होता है उसमें आपकी करेंसी आईएनआर में रहती है और आपका एनआरओ अकाउंट में भी आपकी जो करेंसी है वो आईएनआर में रहती है। और एफसीएनआर अकाउंट स्पेशली डिजाइंड होता है जिसमें आपकी करेंसी है जो आपकी फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में रहती है, जो 1 से 5 साल तक आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अब आता है इसका बेनिफिट्स। जो एनआरई अकाउंट है वो जनरली मेंटेन किया जाता है फॉरेन करेंसी में और उससे होने वाला जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, तो वो टैक्स बेनिफिट्स के काम आता है। जो एनआरओ अकाउंट होता है वो अगर कोई भी फॉरेन नॉन रेजिडेंट है या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसकी कोई इंडिया में इनकम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जनरली एनआरओ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और जो एफसीएनआर अकाउंट है उसको अगर कोई एनआरआई है और वो करेंसी के एक्सचेंज का रिस्क अगर नहीं मेंटेन करना चाहता तो वो करेंसी को कन्वर्ट करा के इन फॉरेन करेंसी एफडी करा के उसमें उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये 3 तरीके के अकाउंट है जो एक एनआरआई मेंटेन करता है जनरली
जो इंडिया में चलते हैं। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली आस्क्ड क्वेरी फ्रॉम द क्लाइंट्स कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में किसी एनआरआई की है तो उसकी क्या टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस होंगी। कोई भी अगर एनआरआई है, उसकी अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उससे उसको दो तरीके की इनकम आती है। पहला रेंटल इनकम, दूसरा अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो कैपिटल गेन टैक्सेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंटल इनकम की। अगर कोई एनआरआई की प्रॉपर्टी इंडिया में है और उससे उसको रेंटल इनकम आती है तो वो टैक्सेबल है एट अ नॉर्मल स्लैब रेट। और जो भी एग्जम्पशंस हैं, जो नॉर्मल एग्जम्पशंस होती हैं, वो आपको एलिजिबल है लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है और आप उसको बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन टैक्स अराइज होता है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के विद इन 24 मंथ्स आपने सोल्ड आउट करी तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होता है। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के 24 महीने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी बेची तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उन दोनों में आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपका नॉर्मल जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें जो इफेक्टिव रेट है वो 12.5% आपका टैक्स का रेट है, प्लस 15% सरचार्ज है, प्लस 4% एजुकेशन सेस है। तो आपका इफेक्टिव रेट है वो आता है 14.95%। इसके अलावा अगर आपका टैक्स रेट जो है वो कम बनता है तो आप अपने टीडीएस को लोअर डिडक्शन के लिए, इनकम टैक्स में एक फॉर्म 13 होता है, उसके लिए आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका एक सेट प्रोसीजर होता है। और इनकम टैक्स आफ्टर कंसीडरिंग योर इनकम और एप्लीकेशन आपको एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका इफेक्टिव रेट 14.95% है, अगर वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आप इनकम टैक्स से अपने बायर को प्रोवाइड करा देते हो तो सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपका बायर जो है वो आपका एग्जैक्ट जो इनकम टैक्स है वो काट के आपके बिहाफ पे डिपॉजिट कराता है और आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करके आपका टीडीएस का रिफंड का कोई चक्कर उसमें नहीं रहता और वो बहुत बेनिफिशियल है। आप इसके लिए अपने प्रोफेशनल से जरूर संपर्क करें। तो अब जब बात कैपिटल गेन की हो ही रही है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन कि जब किसी एनआरआई की कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की अगर इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी तो उसकी एग्जम्पशन का क्या इफेक्ट रहेगा। जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपको उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जम्पशन जो 54 की एग्जम्पशन हैं, जो अगर आप हमारे पुरानी जो वीडियोज हैं उसमें आप देखेंगे हमने कैपिटल गेन के ऊपर एक अलग से पूरा पॉडकास्ट बना रखा है, उसके अंदर आपको 54 की एग्जम्पशन सारी एक्सप्लेन्ड है। अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो सिर्फ दो एग्जम्पशंस हैं, एक 54, एक 54 EC। 54 EC कहता है बॉन्ड्स के बारे में कि आप 50 लाख तक के बॉन्ड ले सकते हो अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 54 बात करता है कि रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने बेचा है तो आप रेजिडेंशियल हाउस को ही खरीद के एक एग्जम्पशन आप अपनी ले सकते हो टू सेव योर कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है। तो सिर्फ दो एग्जम्पशन है 54 EC जो एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बेची और उस पर हमारा कैपिटल गेन अराइज हुआ तो उस पर क्या क्या टीडीएस के इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या टीडीएस के रेट्स हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिस्टर हैरी है जो एनआरआई है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है, जिसकी सेल वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए, जो उन्होंने 10 साल पहले सपोज खरीदी थी। और 10 साल पहले जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 10 लाख रुपए थी। जो उनका नेट कैपिटल गेन जो हुआ वो हुआ 1 करोड़ रुपए माइनस 20 लाख रुपए, 80 लाख रुपए। तो 80 लाख रुपए पे जो आज की डेट में इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स होगा वो कितना होगा, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस 15% उस पर सरचार्ज और 4% उस पर एजुकेशन सेस। इफेक्टिव रेट आएगा 14.95%। अब बात करते हैं इसके टीडीएस इंप्लीकेशन की। अगर कोई रेजिडेंट है और अगर वो रेजिडेंट 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उस पे जो टीडीएस का रेट है, जो बायर है वो 1% टीडीएस काट के इस पे देगा। बट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट यहाँ पर झोल है।
यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है, जो आपको समझने की जरूरत है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। सबसे पहले तो 195 सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा और रेट ऑफ टीडीएस होगा, जो इफेक्टिव रेट ऑफ टीडीएस है वो है 14.95%। फिर कुछ डीटीएस का आता है कि जो डीटीएस है वो किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे और वहाँ पे होगा। इंडिया जो है उसका जनरली जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो इंडिया में भी इनकम अर्न करते हैं, इंडिया के बाहर भी इनकम अर्न करते हैं। तो इंडिया की जितनी भी अदर कंट्रीज होती हैं उनके साथ ट्रीटीज होती हैं, जो 90s कंट्री के साथ इंडिया की ट्रीटीज हैं, तो वो डीटीएस रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। वो जनरली जो एनआरआईज होते हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो टैक्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे अगर मान लो एक कंट्री में आपकी इनकम है और दूसरी कंट्री में भी आपकी इनकम है, तो अगर इंडिया का वहाँ से टैक्स ट्रीटी है तो आपने जो किसी कंट्री में आपने टैक्स अगर पे कर दिया है, तो जो दूसरी कंट्री में आपने जो टैक्स पे किया और आप अपनी उस इनकम को वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, तो जो टैक्स आपने दूसरी कंट्री में दिया है उसका आप बेनिफिट इधर ले सकते हैं। तो ये डीटीएस के रूल्स हैं। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो सपोज मान लो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं या मिस्टर हैरी लगा लो, मिस्टर हैरी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने 6 महीने यहाँ जॉब करी, 6 महीने उन्होंने कनाडा में जाके जॉब करी। तो उनको 6 महीने में कि इंडिया की रिटर्न फाइल करनी है, तो वो कनाडा की इनकम को यहाँ पे क्लब करके अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उन्होंने जो कनाडा में जो टैक्स पे किया है उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पे सेक्शन 95 में देंगे और जो टैक्स वहाँ पे किया उसका एग्जम्पशन लेके अपना फाइनल टैक्स जो है वो डिपॉजिट करेंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डीटीएस। तो डीटीएस जो है वो रूल्स है, लूप होल नहीं है कि आपको टैक्स बचाना है। डीटीएस रूल्स को फॉलो करना है, जो एनआरआईज के बेनिफिट के लिए ही गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है। तो अब हम बात करते हैं, जब कोई नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करता है। कोई भी नॉन रेजिडेंट जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसको अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना होता है और साथ में जिस कंट्री में वो रह रहा है उसका वहाँ का जो आपका जो एक टैक्स रेजिडेंस नंबर होता है वो आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे डालना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी कैपिटल गेन की इनकम होती है और उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो नॉन रेजिडेंट्स को ये लगता है कि बस कैपिटल गेन की इनकम हो गई, उस पर टीडीएस कट गया, दैट इज ओके। नहीं, पूरी की पूरी जो कैपिटल गेन की जो आपकी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका टैक्स बनता है आफ्टर क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ दैट टीडीएस, आपको प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी है। तीसरा, डीटीएस का बेनिफिट जो है वो जनरली नहीं लेते। चौथा, जो आपका अकाउंट है वो जनरली जो नॉन रेजिडेंट क्या करते हैं, वो अपनी जो रेजिडेंट वाला जो आपका अकाउंट होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको एनआरओ या एनआरई अकाउंट आपका सिलेक्ट करना होता है। पांचवी जो कॉमन मिस्टेक है, जो मोस्ट कॉमनली दिखती है, वो आपकी जो एनआरई अकाउंट से जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, लेकिन जो एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है और जो नॉन रेजिडेंट है वो उस इनकम को उसमें डिक्लेयर करना, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना भूल जाते हैं। इससे कॉन्सिक्वेंसीज क्या आती हैं कि जब डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है तो वो देखता है कि आपकी जो कैपिटल गेन की या आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है या आपकी कोई अदर इनकम है जो दिखानी चाहिए थी आपने नहीं दिखाई। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के ट्रैकिंग के जो क्राइटेरिया होते थे, 26AS एक फॉर्म होता है, AIS फॉर्म होता है, TIAS फॉर्म होता है, उसके अंदर सारी की सारी जो आपकी इनकम्स का जो डिटेल्स है वो उसके अंदर शो होती है। तो डिपार्टमेंट वहां से उसको वेरीफाई करता है और आपको इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उसकी वजह से आपको 143(1) और 142(1) और 148 के इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। साथ में आपका जो रिफंड क्लेम होना चाहिए वो आपका प्रॉपरली क्लेम नहीं होता और जो आपका रिफंड बनना चाहिए और जो आपका प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए वो छोड़ के आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी में वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो प्रॉपर जो वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, आपको प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से डिस्कशन करके हैसल फ्री होके और प्रॉपर कंप्लायंस के साथ आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सबको 100% चेक पॉइंट करके उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। एंड एट लास्ट, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे द वन मोस्ट कॉस्टली मिस्टेक जो एनआरआईज करते हैं, उनका जो टीडीएस का रिफंड जो है वो 1 साल तक डेफर्ड हो जाता है। अगर वो ज्यादा कर जाए उसके लिए आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है इनकम टैक्स से, जिसकी सेट फॉर्मेट है फॉर्म 13 एप्लीकेशन, अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो वो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेके अपनी रिटर्न फाइल करो, तो उससे आपका जो टीडीएस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं और आपकी रिटर्न प्रॉपर फाइल होगी।
इंडिया से जो बंदा इंडिया के बाहर गया, कोई भी पर्सन, तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। कई बार क्या होता है कि कोई नॉन रेजिडेंट जो है उसको इंडिया वापस आना है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर है और उसको इंडिया में आने की प्लानिंग करनी है, तो पहला काम है कि कम से कम 1 साल पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि आपको जाने से पहले क्या क्या करना है। कुछ चेक पॉइंट्स मैं बताता हूँ, बाकी डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले तो आपकी इंडिया के बाहर जितनी भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, आपको उनको या तो सोल्ड कर देना है या उनको रिस्ट्रक्चर कर देना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जब इंडिया से बाहर हो तो आप 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिससे होने वाली जो इनकम है वो इंडिया में टैक्स फ्री होती है। बट लेकिन जब आप इंडिया में आ जाते हो और वंस यू बिकम रेजिडेंट इन इंडिया, तो उससे होने वाली जितनी भी इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होती है, एक एनआरओ अकाउंट से और एक एफसीएनआर अकाउंट से। एनआरओ अकाउंट में आपका इंटरेस्ट आता है, वो टैक्सेबल होता है, और आपका जो एफसीएनआर अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट का, जो एफडी पे जो इंटरेस्ट आता है, वो इनकम भी आपकी जब आप इंडिया आते हो तो टैक्सेबल हो जाता है। तो आपको उस अकाउंट का जो स्टेटस है वो रेजिडेंट करवा लेना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जब आप इंडिया आने के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपकी जो फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए देनी है। तो आपको अपने कंसल्टेंट को, जिससे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्लानिंग करते हैं, उसको अपनी फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। नॉन गिविंग ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिटेल्स विल अट्रैक्ट हाई पेनल्टी, एटलीस्ट 10 लाख पर ईयर की पेनल्टी है जो सेक्शन में लिखी हुई है। तो इसीलिए नॉन गिविंग डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी विल अट्रैक्ट ह्यूज पेनल्टी, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा, आपका जो फेमा कंप्लाइंस है और जो आरबीआई की कंप्लाइंस है, जब आप इंडिया आ रहे हो तो आपको वो पूरा करना है, लाइक 15 CA/CB फाइलिंग, प्रॉपर बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंड ऑल। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो अगर कोई नॉन रेजिडेंट दोबारा से इंडिया सेटल होने की प्लानिंग में है तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ताकि आप इजिली आ भी जाओ और आपकी जो फॉरेन एसेट्स है वो संभल भी जाए और साथ में आपकी जो इनकम है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्लोज भी हो जाए। नाउ वी आर एट द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। तो मैंने कुछ हमारे जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं, वो कॉमन क्वेरीज निकाली हैं, जिसमें 7-8 मैंने पॉइंट्स कुछ निकाले हैं जो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जो एनआरआईज जो हैं उनकी जो इनकम होती है वो ये कहते हैं कि हम क्या इस इनकम को म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है यस, एनआरआई कैन इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, बट वही सेम एनआरई और एनआरओ अकाउंट, जो 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं एनआरआई के इंडिया में, उसके थ्रू, और किसी चीज के थ्रू वो नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो एटीसी की डिडक्शंस होती हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो एक नॉर्मल रेजिडेंट को मिलती है, क्या एटीसी की डिडक्शन जो है वो एनआरआई क्लेम कर सकता है? तो इसका सवाल है यस, बट जो इन्वेस्टमेंट आपने इंडिया में करी है आप उसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एटीसी में, और वो भी जो एटीसी की जो लिमिट है वहीं तक, जो है 1.5 लाख रुपए। तीसरा, क्या एनआरआई को किसी रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, बट जो रिलेटिव है वो स्पेसिफाइड रिलेटिव होना चाहिए, और स्पेसिफाइड रिलेटिव की डेफिनेशन प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। कोई भी गिफ्ट लेने से पहले आपको उस स्पेसिफाइड की जो डेफिनेशन है उससे रीवेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, अगर कोई एनआरआई इंडिया में वापस आ रहा है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? पहला, सबसे पहले तो अगर कोई एनआरआई इंडिया में आ रहा है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो होकर वो रेजिडेंट हो जाएगा। दूसरा, उसका जो एनआरओ अकाउंट है और जो उसका एफसीएनआर अकाउंट है उसमें जो उसका जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा वंस उसका जो स्टेटस है वो जब रेजिडेंट हो जाएगा। कुछ उसकी जो कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फुलफिल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है कि क्या जो
एफडी का जो इंटरेस्ट है, एफसी एनआरआई अकाउंट में जो एफडी का इंटरेस्ट आता है, क्या वो टैक्सेबल होगा? यस, जब वो इंडिया में आ जाएगा, उसका स्टेटस रेजिडेंस हो जाएगा, तो वो भी टैक्सेबल होने लग जाएगा। उसके बाद लास्ट, बहुत सारे एनआरआईज हैं, उनका ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रॉपर्टी है इंडिया में और उससे हमारे को रेंटल इनकम आता है, तो जो हमारा जो टीनेंट है वो हमारा 30% टैक्स काट लेता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आता है जब उनका जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट में जो उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर भी बैंक 30% डायरेक्ट टैक्स काट लेता है। तो उसका रिप्लाई सिंपल है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, टू सेफगार्ड द इनकम ऑफ द डिपार्टमेंट। सेक्शन 195 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको कोई भी नॉन रेजिडेंट को अगर कोई रेंट की इनकम या कोई इंटरेस्ट की इनकम देते हो तो उस पर आपको 30% टैक्स काटना है, ताकि कोई टैक्स इवेजन ना रहे। और जब आप अपनी रिटर्न नॉन रेजिडेंट जब फाइल करता है तो जो भी प्रोविजंस रेंट इनकम पे एप्लीकेबल होंगे वो आप करके अपना टीडीएस क्लेम रिफंड कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्ट पे जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को इंटरेस्ट में आपको दिखाना होता है, उसमें भी जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो करके जितना टैक्स बनता है, आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स कटा हुआ वो आपको डिपार्टमेंट प्रॉपर रिफंड देता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर दूसरे दिन कोई ना कोई एनआरआई हमारे से कर रहा होता है। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ कवर करना रह गया हो या कुछ हो, तो वह आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको सबका रिस्पॉन्स करके दूंगा। थैंक यू।